हेलो चिल्ड्रन। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कोई समझा नहीं पा रहा था, तो इसीलिए लेनर्ड और हॉलबॉश ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट उन ऑब्जर्वेशंस को भी नहीं समझा पाया। तो क्यों साइंटिस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस को नहीं समझा पाए, लेट अस सी। तो जिस वक्त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहली पहली बार ऑब्जर्व हुआ, उस वक्त यह माना जाता था कि लाइट एक वेव है, लेकिन वेव थियरी इस बिहेवियर को समझाने में नाकाम रही। वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेट अस सी व्हाई। व्हाई डज वेव थियरी फेल इन एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? वेव थियरी क्यों फोटो इलेक्ट्रिक समझा नहीं पा रही थी? क्यों साइंटिस्ट इतने कंफ्यूज थे उस समय? तो चलो, अगर आप वेव थियरी ऑफ लाइट की बात करें, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी ऑफ लाइट, अगर लाइट, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट, अगर वो लाइट बहुत ब्राइट है, बहुत इंटेंस है, तो उसके पास बहुत जबरदस्त एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर आ जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वेव थियरी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड बी विजिबल फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। असलियत में क्या होता है? जब तक फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देता। तो वेव थियरी बोलती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर फ्रीक्वेंसी के लिए दिखना चाहिए। एक्सपेरिमेंट बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए ही दिखाई देती है। यानी वेव थियरी यहां पे फेल हो गई। अब वेव थियरी एक और प्रिडिक्शन करती है, गलत प्रिडिक्शन। वेव थियरी बोलती है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं भी हुई, लाइट वीक हुई, तब भी ये वीक लाइट धीरे धीरे मेटल के ऊपर गिरती रहेगी, और धीरे धीरे मेटल उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता रहेगा, और कुछ देर बाद, आफ्टर कंसिडरेबल टाइम, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गैदर करके बाहर निकल जाएगा। पर असलियत में ऐसा नहीं होता। असलियत में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुरंत हो जाता है। जैसे ही लाइट फॉल होती है, वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। तो वेव थियरी ऑफ लाइट बोलती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ देर के बाद होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तुरंत हो जाता है। इसका मतलब वेव थियरी ऑफ लाइट कहीं ना कहीं फेल हो जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में। तो उस समय ज्यादातर साइंटिस्ट यही सोच रहे थे कि लाइट एक वेव है, वो पूरा दिमाग लगा रहे थे, पर वेव थियरी ऑफ लाइट नहीं समझा पा रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है। तो चिल्ड्रन, वेव थियरी ऑफ लाइट तो नहीं समझा पा रही थी, लेकिन जिस वक्त ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला ड्रामा चल रहा था, उस वक्त ये जो बंदा था मैक्स प्लैंक, ये ब्लैक बॉडीज को स्टडी कर रहा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर रहा था। So Max Planck was a brilliant scientist. He was studying black body radiation. And by studying black body radiation, Max Planck came to a very important conclusion. तो मैक्स प्लैंक ने बोला, मैक्स प्लैंक ने दुनिया को बताया कि भाई लाइट वेव नहीं है, लाइट तो फोटोन है। तो ये फोटोन क्या होता है? मैक्स प्लैंक बोलता है कि लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस। जैसे हम रे ऑप्टिक्स में लाइट को ऐसा बना देते हैं ना, कंटिन्यूअस। तो मैक्स प्लैंक बोलता है लाइट ऐसा कंटिन्यूअस नहीं होता, लाइट इस तरह के पैकेट्स में आगे बढ़ता है। सो लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो मैक्स प्लैंक ने इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को नाम दिया क्वांटा। आज हम क्वांटा को फोटॉन्स बोलते हैं। तो मैक्स प्लैंक ने बोला लाइट ऐसी कंटिन्यू नहीं चलती रहती, लाइट ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में आगे बढ़ती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी में आगे बढ़ती है, और इस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहा जाता है, या आज के जमाने में इसे फोटॉन कहा जाता है। मैक्स प्लैंक ने यह प्रूव किया कि लाइट का हर फोटॉन, लाइट का हर पैकेट, इसकी जो एनर्जी होती है वो h टाइम्स न्यू होती है। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, और यहाँ पे जो न्यू लिखा हुआ है, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो मैक्स प्लैंक बोलता है
लाइट के हर एक पार्टिकल की, लाइट के हर एक फोटोन की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला है एच न्यू। यानी एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एच की वैल्यू दी हुई है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। और मैक्स प्लैंक ने यह भी कहा कि हर फोटोन के पास एक मोमेंटम भी होता है, और वो मोमेंटम p इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। यानी मोमेंटम p इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन होता है h बाई फ्रीक्वेंसी, और स्पीड ऑफ लाइट आप सबको पता है, इसे c से लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय स्पीड हमें पता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय स्पीड करोगे तो 1 अपॉन लैम्डा आएगा। तो जो मोमेंटम होता है वो होता है 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन वेवलेंथ। यहां पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। सॉरी 1 नहीं, एच अपॉन वेवलेंथ। यहां पे एच भी है ना, एच अपॉन वेवलेंथ। तो चिल्ड्रन मैक्स प्लैंक ने ये सब कहा कि भाई लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में फॉलो करता है, ट्रैवल करता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें नहीं दिखते क्योंकि बहुत ही फास्ट ट्रैवलिंग होती है, तो हमें एक रे की तरह दिखती है लाइट। उस मैक्स प्लैंक ने इनका नाम रखा क्वांटा। आज हम इन एनर्जी के पैकेट्स को क्वांटा नहीं, फोटॉन्स कहते हैं। और हर फोटॉन्स के पास एनर्जी है एच न्यू। एच की वैल्यू दी हुई है, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। और हर फोटॉन के पास एनर्जी है, वो एनर्जी होती है, हर फोटॉन के पास मोमेंटम भी होता है, उस मोमेंटम की वैल्यू है एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, और ये फॉर्मूला है मोमेंटम का। तो चिल्ड्रन अब आप मुझे बताओ, बड़ी मुश्किल से ये प्रूव हुआ था कि लाइट एक वेव है। अब ये मैक्स प्लैंक नाम के भाई साहब आते हैं और बोलते हैं लाइट एक पार्टिकल है, इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। तो आप मुझे बताओ चिल्ड्रन, बड़ी मुश्किल से प्रूव हुआ लाइट वेव है, ये भाई साहब आके बोलते हैं लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी है। कोई भरोसा करेगा मैक्स प्लैंक पे? कोई भरोसा नहीं कर रहा था मैक्स प्लैंक पे। ओके, तो पहली बार जब कोई नया आइडिया आता है ना, तो लोग आसानी से उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैक्स प्लैंक के इस आइडिया को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक बंदा था जिसने मैक्स प्लैंक के इस आइडिया को एक्सेप्ट किया। मैक्स प्लैंक की इस थियरी को उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो बंदा था आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन को मैक्स प्लैंक की बात में दम लगा। आइंस्टाइन को लगा कि ये जो मैक्स प्लैंक बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, और आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की इस थियरी की मदद से पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर डाला, स्टार्ट से लेके एंड तक। एक एक ऑब्जर्वेशन, एक एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आइंस्टाइन ने पूरा एक्सप्लेन कर डाला। तो लेट अस सी आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की इस थियरी का इस्तेमाल करके किस तरह पूरे के पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने मान लिया कि लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी से बना है। छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी मिलके लाइट बनाते हैं। आइंस्टाइन ने इस बात को मान लिया। फिर आइंस्टाइन ने कहा कि मान लो ये मेटल है, ओके, दिस इज मेटल सरफेस। ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन से बना, ये एटम से बना होगा। तो लाइट का पैकेट इस मेटल सरफेस को हिट करता है, ओके। लाइट का ये फोटोन इस मेटल सरफेस को हिट करता है। इस फोटोन की जो एनर्जी है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आइंस्टाइन ने कहा लाइट का पैकेट, लाइट का फोटोन मेटल सरफेस के ऊपर गिरेगा, और लाइट की ये जो एनर्जी है, इसके पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ कूद जाएगा, अपने ऑर्बिट को तोड़ के मेटल से भाग जाएगा। तो ये आइंस्टाइन ने कहा। तो यही है आइंस्टाइन की थियरी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यही है आइंस्टाइन का, कि एक फोटोन आएगा, वो मेटल के सरफेस पे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा, ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, मेटल के बाहर चला जाएगा। अब कैसे आइंस्टाइन ने एक एक चीज प्रूव की, देखते हैं। तो चिल्ड्रन, मान लो आपको आपके घर से बाहर निकलना है,
और आपके घर से बाहर निकलने के लिए आपको 4 जूल एनर्जी चाहिए। तो आपको आपके घर से बाहर निकलना है और घर से बाहर निकलने के लिए 4 जूल की एनर्जी चाहिए। आपने खाना खाया 10 जूल का, तो 10 जूल की एनर्जी आपके बॉडी में है। तो आप घर के बाहर जब निकलोगे तो आपके पास कितनी एनर्जी बचेगी? आपने 10 जूल का खाना खाया, घर से बाहर निकलने के लिए 4 जूल लग गए। तो जब आप घर से बाहर निकलोगे तब आपके पास कितनी एनर्जी होगी? 6 जूल, क्योंकि 10 में से 4 जूल तो घर से बाहर निकलने में लग गए। तो यही दिमाग आइंस्टाइन ने लगाया। आइंस्टाइन ने बोला, मान लो एक फोटोन आया। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू, मैक्स प्लैंक ने बताया था। तो ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो मान लेते हैं फोटोन के पास एनर्जी है एच न्यू और फाई है वर्क फंक्शन, फाई नॉट है वर्क फंक्शन, यानी इतना एनर्जी ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए लगेगी। तो एच न्यू एनर्जी का फोटोन आया और फाई नॉट एनर्जी लगेगी ऑर्बिट को तोड़ के बाहर भागने में। तो जब इलेक्ट्रॉन इस एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें से फाई नॉट एनर्जी का इस्तेमाल कर लेगा ऑर्बिट तोड़ के बाहर निकलने में, तो इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा? इस काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, जितने की हमने उसको एनर्जी दी माइनस जितनी एनर्जी बाहर निकलने के लिए उसे चाहिए। मान लो हमने एनर्जी दी 5 जूल, वैसे जूल में नहीं होती एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। 5 जूल तो बहुत ज्यादा है, पर ऐसा एग्जाम्पल। तो मान लो कि 5 जूल का फोटोन आया और ऑर्बिट तोड़ने के लिए चाहिए 2 जूल। तो कितने जूल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? 3 जूल। 5 जूल में से 2 जूल तो लग गए उसे ऑर्बिट तोड़ने के लिए, तो बचे हुए 3 जूल की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है चिल्ड्रन? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओके, के मैक्स क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसी इक्वेशन की मदद से आप पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा सकते हो। तो क्या है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट इज गिवन बाय द एनर्जी दैट यू सप्लाई माइनस द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कम आउट ऑफ द ऑर्बिट। तो ये पूरे वर्ड्स में लिख लो आप। तो चिल्ड्रन, कई बार ये पूछा जाता है कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किस चीज पे बेस्ड है? आंसर बहुत इजी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस चैप्टर में। ये फॉर्मूला बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को आप पूरी तरह से याद करोगे। तो चिल्ड्रन, देखते हैं आइंस्टाइन ने कैसे हर एक ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट का पहला ऑब्जर्वेशन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे नहीं होता। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट इज गिवन बाय एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी से आइंस्टाइन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। अब यहां पे देखो, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस, अगर ये म्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो गई तो एच न्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, एच न्यू विल बिकम लेस। और अगर एच न्यू की वैल्यू कम हो गई, इफ एच न्यू बिकम्स लेस देन फाई नॉट, अगर एच न्यू की वैल्यू वर्क फंक्शन से भी कम हो गई, अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ही कम हो गई, तो क्या हो जाएगा? के ई मैक्स जो है वो एच न्यू माइनस फाई नॉट है आइंस्टाइन के हिसाब से। तो ये छोटी वैल्यू में से अगर बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज नॉट पॉसिबल।
नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी तो हो ही नहीं सकती। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इम्पॉसिबल है, तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यह है एक्सप्लेनेशन। तो चिल्ड्रन, अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दूं, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो अगर जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी हो गई तो क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी हो गई तो द इलेक्ट्रॉन जस्ट ब्रेक्स इट्स ऑर्बिट एंड comes to the surface of metal। इसको कुछ इस तरीके से समझो, घर से बाहर निकलने के लिए 4 जूल एनर्जी चाहिए। आपने 4 जूल का खाना भी खा लिया, तो क्या होगा आपके साथ? आप घर से जस्ट बाहर निकल के रुक जाओगे। तो यही होता है जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी जाती है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड जितनी होती है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट अपने ऑर्बिट को ब्रेक करता है और सरफेस के मेटल पे आके रुक जाता है एंड कम्स टू रेस्ट। तो जब फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एच को मैं एच लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी को लिख देता हूं थ्रेशोल्ड। तो जब फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? 0 माइनस फाई नॉट। तो यहां से आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया फाई नॉट डिवाइड बाय एच। ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि क्या वाकई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यही है, जब प्रैक्टिकल करके देखे गए तो पता चला कि यह फॉर्मूला एग्जैक्ट मैच हो गया है। मतलब ये फॉर्मूला अगर राइट है, मतलब ये इक्वेशन भी राइट होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला मिल गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट ऑर्बिट तोड़ के बाहर आएगा। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट दोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर ही नहीं आएगा ऑर्बिट तोड़ के, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तोड़ के बाहर आके काइनेटिक एनर्जी से भागना भी चालू कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन दिया आइंस्टाइन ने, और ये आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया और ये प्रूफ भी हो गया एक्सपेरिमेंट की मदद से। अब देखते हैं बाकी की चीजें उसने कैसे प्रूफ की। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो प्रूव हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम रीच नहीं करेंगे। अगला ऑब्जर्वेशन ये था, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में होता है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था, हमने पिछले वीडियो में देखा। तो आइंस्टाइन ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया? आइंस्टाइन ने कहा कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी लाइट की, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी यानी लाइट ब्राइट होगी, तो ऐसी लाइट के पास ज्यादा फोटॉन्स होंगे, ज्यादा फोटॉन्स आ रहे होंगे। तो इंटेंसिटी ज्यादा तो फोटॉन्स ज्यादा। अगर ज्यादा फोटॉन्स मेटल तक पहुंचेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इफ मोर फोटॉन्स रीच द मेटल, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हुए हैं, तो ज्यादा करंट होगा, मोर करंट। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब फोटॉन ज्यादा है, फोटॉन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे मतलब करंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के लिए, और ये एकदम सही एक्सप्लेनेशन भी है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है लाइट की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स रीच होंगे मेटल तक, और अगर ज्यादा फोटॉन्स रीच होंगे मेटल तक तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब आपको पता ही है करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब ज्यादा चार्ज अवेलेबल है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं, तो करंट भी ज्यादा ही होगा। अगला ऑब्जर्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला ऑब्जर्वेशन था
आपको याद है इस तरीके का उन्होंने डिवाइस यूज किया था लेनर्ड और हॉलवॉश ने। तो उन्होंने इस तरीके का एक डिवाइस यूज किया था और यहां पे एक बैटरी लगाई थी और ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर ये बैटरी का वोल्टेज जीरो भी हो जाए, ओके, अगर बैटरी का वोल्टेज जीरो भी है और अगर यहां से लाइट गिरे इस कैथोड के ऊपर, लेकिन कंडीशन क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरे तो वोल्टेज जीरो होने के बावजूद भी करंट होता है। यह अगला ऑब्जर्वेशन था। तो बिना वोल्टेज के करंट क्यों फ्लो हो रहा है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? तो आइंस्टाइन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। ये लाइट आई, लाइट मतलब फोटॉन्स आए, ये फोटॉन्स इस कैथोड से टकराए होंगे। अब ये फोटॉन्स अगर कैथोड से टकराए होंगे तो कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स ने उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बाहर आए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे। तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगे। यहां कुछ इलेक्ट्रॉन गए, यहां कुछ इलेक्ट्रॉन गए, यहां कुछ इलेक्ट्रॉन गए। अब इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, बीच वाले इलेक्ट्रॉन को। ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इस प्लेट तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है इसने सर्किट कंप्लीट कर दी और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होती है हमें करंट दिखता है मीटर पे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया हमें करंट दिखने लगा। तो आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, यहां से लाइट आई, बहुत सारे फोटॉन्स आए होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में इजेक्ट होने लगे। कुछ इलेक्ट्रॉन यहां गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां गए, अब कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे भी गए होंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स ने सर्किट कंप्लीट कर दी। वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक आ गए, यानी कि उन्होंने सर्किट कंप्लीट कर दी। अब अगर सर्किट कंप्लीट है यानी कि करंट फ्लो उन्होंने करवा दिया। इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरा जगह जाना, इसे करंट ही तो कहते हैं। तो ये था इस ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन। ओके, मैं लिखूंगा नहीं वर्ड्स में, मैंने जो कहा वो आप अपने शब्दों में लिख लीजिए। अब अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अगला ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था, ये हमने ग्राफ पढ़ा था। यहां पे था वोल्टेज और यहां पे था फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हमने देख लिया जब वोल्टेज जीरो है तब भी करंट क्यों फ्लो होता है, ये तो हमने अभी देखा। फिर इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, लेकिन फिर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कांस्टेंट हो जाता है। ये अगला ऑब्जर्वेशन है। देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन का क्या एक्सप्लेनेशन दिया। तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके का है। ये रही हमारी ट्यूब, ट्यूब में इस तरीके की सर्किट थी, कैथोड था, एनोड था और एक बैटरी। अब ये इस वोल्टेज को आपने इंक्रीज किया, इस वोल्टेज को आपने बढ़ाया। वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या होगा, यहां से लाइट आ रही थी, लाइट कैथोड पे गिरी, इलेक्ट्रॉन्स ने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में बिखरने लगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स सीधे गए, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां गए। तो चिल्ड्रन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्यूब से टकरा रहे थे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो साइड में जा रहे थे वो ट्यूब से टकरा जाएंगे। सिर्फ ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच पा रहा था। लेकिन अगर आप वोल्टेज बढ़ा दो, अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस ट्यूब से टकरा रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या दिखने लगेगा, ये पॉजिटिव है ना, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ये वाली पॉजिटिव प्लेट दिखने लगेगी। क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो ना, तो यहां पे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, इस एनोड पे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले इस तरह से टकरा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स अब इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो अब इस प्लेट तक ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, इसीलिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो करंट बढ़ता जाता है।
फिर और वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कांस्टेंट क्यों हो जाता है, करंट और क्यों नहीं बढ़ता? इसका रीजन है जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने आपने फोटॉन्स भेजे, लाइट के जितने फोटॉन्स भेजे उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर आप वोल्टेज बहुत बढ़ा दोगे तो जितने फोटॉन्स भेजे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। थोड़े फोटॉन भेजोगे थोड़े इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बहुत फोटॉन भेजोगे बहुत इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जितने भी का मतलब है जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब इसके बाद आपको जितना वोल्टेज बढ़ाना है बढ़ाओ। और इलेक्ट्रॉन है क्या अपने पास? नहीं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सबके सब अट्रैक्ट हो गए। तो इसके बाद आप इसका वोल्टेज जितना भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां अट्रैक्ट हो गए। तो वोल्टेज तो आप बढ़ाते जाओगे पर और इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? और इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आएंगे आपके पास जब तक आप लाइट को ब्राइट ना कर दो। लाइट ब्राइट होगी तो फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब जाके ज्यादा करंट बनेगा। लेकिन अगर आपने लाइट वही रखी, वोल्टेज को बढ़ाते गए, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सबके सब यहां पे आ गए। अब आप वोल्टेज बढ़ाते रहो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आ पाएंगे ना, जितने आ रहे थे उतने ही आ पाएंगे। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। तो शुरुआत में तो जो इलेक्ट्रॉन साइड में जा रहे थे वोल्टेज बढ़ाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन यहां तक आने लगे, लेकिन आप और वोल्टेज बढ़ाओगे तो और इलेक्ट्रॉन थोड़ी बनने वाले हैं। करेक्ट ना? जब तक आप इंटेंसिटी नहीं बढ़ाओगे लाइट की तब तक और इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए वोल्टेज बाद में बढ़ा के फायदा नहीं होता। तो वोल्टेज बाद में चाहे जितना चाहे उतना बढ़ा लो, करंट कांस्टेंट रहता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड हैं वो सबके सब यहां पे पहुंच गए हैं। तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए ज्यादा करंट नहीं हो पाएगा। अगला ऑब्जर्वेशन आपको याद दिलाता हूं चिल्ड्रन। अगला ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके का था। अगर आप बैटरी को रिवर्स कर दो, तो यह है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब। ये जो कैथोड है, कैथोड को माइनस से नहीं प्लस से कनेक्ट कर दो। इस तरीके का कुछ सीन हो गया था। देखो बैटरी रिवर्स है, यहां पे जो बैटरी है उसे रिवर्स कर दिया था और हमने देखा था कि इस तरीके का एक डायग्राम बनता है वोल्टेज वर्सेस करंट का, और इसे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया था। तो चिल्ड्रन बैटरी को उल्टी करते हैं तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट जीरो क्यों हो जाता है? इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का फिनोमिना क्यों देखने को मिल रहा है? लेट अस सी आइंस्टाइन ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया। तो चिल्ड्रन आइंस्टाइन ने बोला कि के मैक्स इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। करेक्ट? एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और इसकी वैल्यू है एच न्यू माइनस फाइ नॉट। तो मान लेते हैं ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है, पर बैटरी को उल्टा कनेक्ट किया हुआ है। कैथोड से पॉजिटिव और एनोड से नेगेटिव उल्टी कनेक्ट की हुई है बैटरी, बैटरी को उल्टा। कैथोड से नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए पर कैथोड से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है। अब यहां पे लाइट गिरी, ओके, लाइट गिरी, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट थी तो इलेक्ट्रॉन निकला। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो के मैक्स है। तो के मैक्स जितनी काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन छूटा, ये इलेक्ट्रॉन निकला और अब वो एनोड की तरफ भागने लगा। लेकिन तकलीफ ये है कि एनोड इज नेगेटिव। देखो एनोड को नेगेटिव दे दिया हमने, उल्टा कर दिया है कनेक्शन। तो एनोड को हमने नेगेटिव बना दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास जाना चाहेगा? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास नहीं जाना चाहता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पर्टिकुलर एनर्जी से निकला है जिसका नाम है के मैक्स। तो ये इलेक्ट्रॉन निकला तो काफी स्पीड से था, पर इस नेगेटिव एनोड के पास जाते 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 स्लो होता जाता है, स्लो होता जाता है, लेकिन एनोड तक पहुंच जाता है और करंट फ्लो हो जाता है। यानी आपने वोल्टेज नेगेटिव तो कर दिया। देखो इस पॉइंट को देखो, वोल्टेज नेगेटिव तो है फिर भी करंट है।
करेक्ट ना? इस पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज है, फिर भी करंट है। अब इसका नेगेटिव वोल्टेज और बढ़ाओ, इसका इंक्रीज नेगेटिव वोल्टेज फर्दर। तो अब अगर आप इसका नेगेटिव वोल्टेज और बढ़ाओगे, ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा? लाइट आई, इलेक्ट्रॉन निकला, भागा भागा भागा, लेकिन नेगेटिव तो उसको रिपेल करेगा। भागते 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 स्लो हो गया, स्लो हो गया, स्लो हो गया, स्लो हो गया, स्लो होते गया, स्लो होते गया, स्लो होते गया, और एनोड को टच नहीं कर पाया और इस तरह रिटर्न आ गया। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, इसका अगर एक पर्टिकुलर वोल्टेज आपने रीच कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता तो है पर वो एनोड तक पहुंच नहीं पाता। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब इसका वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, एकदम फुल एनर्जी के साथ निकलता है, निकलता है, निकलता है, लेकिन स्लो होते 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 रुक के फिर रिटर्न आ जाता है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाता, इसीलिए करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट इसीलिए नहीं फ्लो हो पाता, ये आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन था। तो चलो अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता है वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वोल्टेज का सबसे बेसिक डेफिनेशन। और वर्क डन को आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। चार्ज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, पर चार्ज के टर्म्स में आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। तो वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू हो गई क्यू वी, करेक्ट ना? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्यू वी, इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं इसको। अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो के ई मैक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? Q इंटू वी। और इस वोल्टेज ने क्या किया? इस वोल्टेज ने यह किया कि चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। इस वोल्टेज ने क्या किया भाई? इस वोल्टेज ने क्या वर्क किया? इस वोल्टेज ने कौन सी काइनेटिक एनर्जी खत्म की? इस वोल्टेज ने चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। तो ये वोल्टेज कौन सा है? ये वोल्टेज है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इज क्यू वी, लेकिन ये वी है वी स्टॉपिंग, करेक्ट ना? इस वोल्टेज ने क्या किया? इस वोल्टेज ने स्टॉप कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू वी की जगह मैं क्यू इंटू वी स्टॉप लिख सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने लिख दिया क्यू इंटू वी स्टॉप इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट। तो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हो गई एच न्यू बाई क्यू माइनस फाइ नॉट बाय क्यू। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। आइंस्टाइन ने यह फॉर्मूला डिराइव किया। फिर बोला जाओ प्रैक्टिकली चेक करो मैच करता है क्या। प्रैक्टिकली जब चेक किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना ही निकला, यही निकली स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। तो थियोरेटिकल जो डेरिवेशन है और प्रैक्टिकली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दोनों को मैच किया तो दोनों मैच हो गए, परफेक्ट मैचिंग हो गई। यानी कि आइंस्टाइन का ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। हर एक एक्सप्लेनेशन, हर एक इक्वेशन, सब कुछ सही दिया आइंस्टाइन ने। तो चिल्ड्रन ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है और ये आपको बाय हार्ट रखना ही पड़ेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड यू हैव टू बाय हार्ट इट। यहां पे क्यू क्या है? क्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो क्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला ऑब्जर्वेशन था स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का अभी अभी हमें फॉर्मूला मिला। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है एच न्यू बाई क्यू माइनस फाइ नॉट बाई क्यू। यही है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू माने की फ्रीक्वेंसी, क्यू माने की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइ नॉट तो मेटल पे डिपेंड करता है, क्यू माने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां है इंटेंसिटी? इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी इंटेंसिटी नहीं है। तो यह फॉर्मूला प्रूव कर देता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, यह फॉर्मूला ही प्रूव कर देता है। और अगला ऑब्जर्वेशन था स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। वो तो दिख ही रहा है हमें फॉर्मूले में, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन को भी आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया।
तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया, हर एक ऑब्जर्वेशन, एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं छोड़ा। अब आइंस्टाइन ने यह भी प्रूव कर दिया कि अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। वो कैसे? आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फाई नॉट डिवाइड बाई एच। अलग अलग मेटल्स का फाई नॉट अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग मेटल्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। तो यह भी प्रूव हो गया। और देखो, वी स्टॉप फाई नॉट पे डिपेंड करता है, यानी कि वी स्टॉप भी मेटल पे डिपेंड करता है। अलग अलग मेटल्स का फाई नॉट अलग अलग होता है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन विथ परफेक्शन आइंस्टाइन ने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। एक भी चीज नहीं छोड़ी आइंस्टाइन ने, कुछ नहीं छोड़ा। हर एक ऑब्जर्वेशन परफेक्ट तरीके से इक्वेशन के साथ, सबूत के साथ प्रूव किया। और प्रैक्टिकल भी पूरी तरह से मैच हो गए। प्रैक्टिकल जो ऑब्जर्वेशंस थे सब मैच हो गए आइंस्टाइन की थियरी से। तो आइंस्टाइन की इस थियरी की वजह से मैक्स प्लैंक की फोटोन की थियरी भी प्रूव हो गई। तो जब आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया, वो 1905 में दिया। आइंस्टाइन को कई साल बाद, लगभग 16-17 साल बाद, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस डिस्कवरी के लिए आइंस्टाइन को दिया गया नोबेल प्राइज। क्योंकि मैक्स प्लैंक की थियरी की मदद ली गई, इसीलिए मैक्स प्लैंक को भी नोबेल प्राइज दिया गया। तो आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक पे भरोसा किया, उसकी थियरी पे भरोसा रखा और उस थियरी का इस्तेमाल किया और पूरे का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है चिल्ड्रन। तो आज के वीडियो में हम 3-4 फॉर्मूले देख चुके हैं। पहले तो ये फॉर्मूला के ई मैक्स होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसका वैल्यू होता है फाई नॉट बाई एच। और तीसरा फॉर्मूला, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, वो होता है एच न्यू बाई क्यू माइनस फाई नॉट बाई क्यू। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद करना है। फिर एनर्जी ऑफ फोटोन, वो होता है एच न्यू, ये मैक्स प्लैंक ने बताया था। मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है एच बाई लैम्डा। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। नाउ चिल्ड्रन, ये जो के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट है ना, इसके बारे में एक छोटा डिटेल और आपको बताता हूं। के ई मैक्स इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट। यानी कि अगर एच न्यू की वैल्यू है 10 जूल, हालांकि 10 जूल नहीं होती, एग्जाम्पल ले रहा हूं। एच न्यू की वैल्यू है 10 जूल, फाई नॉट की वैल्यू है 2 जूल, तो के ई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 8 जूल। यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 8 जूल की एनर्जी लेके बाहर निकलेगा। पर जरूरी नहीं है कि वो 8 जूल की एनर्जी लेके ही बाहर निकले। वो 7 जूल की एनर्जी से भी बाहर आ सकता है, 6 जूल की काइनेटिक एनर्जी से भी बाहर आ सकता है, 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी से भी बाहर आ सकता है और 0 जूल की काइनेटिक एनर्जी से भी बाहर आ सकता है। तो चिल्ड्रन, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो वर्क फंक्शन है 2 जूल, एनर्जी सप्लाई की 10 जूल, तो जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है वो 8 जूल है। इससे कम एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। इस डिटेल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज आप पढ़िए। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे।